यहां पर आंधियों का आना जाना रोज रहता है, बड़ी मुश्किल है कमरे में जरा सी रोशनी रखना। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनकी मुलाकातों ने राजस्थान की सियासत को कई अटकलें लगाने की कई वजहें दे दी। मुलाकात क्यों हुई और क्या रहा मुलाकात में, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नाम वापसी के बाद 15 उम्मीदवार बचे हैं अंता उपचुनाव में, मगर कांटे का टक्कर किसके किसके बीच है, सट्टा बाजार अब क्या कह रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो सर्वे कराया है वो सर्वे क्या आया है, नरेश मीणा के लिए क्या है अंता उपचुनाव में, और किस तरह से कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की सूची तैयार हो रही है। मगर शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर इसलिए बन जाती है कि जब हर चौक चौराहे पर बीजेपी के दफ्तर से लेकर चाय की थड़ी पर यह चर्चा होने लगे कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, और ऐसे माहौल में भजनलाल शर्मा जब नरेंद्र मोदी से मिले तो फिर कयासों का बाजार तो लग ही जाता है, क्योंकि दुकानदार बहुत पहले से बैठे हैं और खरीदार पहले से हलकान हुए जा रहे हैं। मगर इस मुलाकात के बाद पहली बार दिल्ली में इस सवाल का जवाब देते हुए भजनलाल शर्मा नजर आए पत्रकारों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में क्या रहा। अब ये आयोजित थी, प्रायोजित थी, पता नहीं, पर इस तरह के जवाब सवाल वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद लेते नहीं थे। मगर शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री से मिलने गए और उसके बाद निर्मला सीतारमण से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राधे राधे का दुपट्टा भी पहना रखे थे और राधा कृष्ण की तस्वीर भी दे रहे थे। ब्रजवासी हैं, ये देखिए राधे राधे का दुपट्टा पहने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों गंभीर चर्चाओं में हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातचीत हुई होंगी, और 1 घंटे की मुलाकात जब कही जा रही है तो 1 घंटे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, तो निश्चित मानिए कि उनके पास कई तरह के फीडबैक हैं जिस पर वो विस्तार से बातचीत करना चाह रहे होंगे। ये पिछले 3 महीने में तीसरी मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा के बीच। अब सोच रहे होंगे कि इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं भजनलाल शर्मा, या फिर इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोडक्ट हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बाजार में अच्छा चले। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मगर सिंहासन पर बैठने वाले की प्रवृत्ति राजा की तरह होती है, और राजा अपने फैसले पर पुनर्विचार इतनी आसानी से करता नहीं है। इसलिए भजनलाल शर्मा की गद्दी डामाडोल नहीं है फिलहाल। वो हमेशा चाहेगा कि हमारा फैसला बेहतर से बेहतर बने, और उसकी जुगाड़ में वो मिलते रहते हैं या फिर राजस्थान आते रहते हैं। पर 1 घंटे की मुलाकात, इसका मतलब खट्टा मीठा सा फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। भजनलाल शर्मा ने पहले से वक्त मांग रखा था, और कल शाम जब बताया गया भजनलाल शर्मा को कि आपको वक्त मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, तो सबसे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष को मिलने के लिए बुलाए, और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे नेता, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसे नेता जो 5 साल की मेहनत के बाद चूक गए हैं, उनके बारे में बातचीत होनी थी। और भजनलाल शर्मा निश्चित रूप से कुछ फीडबैक दिए होंगे, चाहे वो उप मुख्यमंत्रियों के बारे में हो या फिर
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में हो, क्योंकि ये भी जाते हैं तो भजन लाल शर्मा के बारे में फीडबैक देकर ही आते हैं, तो ये भी देकर ही आएंगे। राजनीति में हिसाब बराबर कर ही लेते हैं सब, पर ब्यूरोक्रेटिक फीडबैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था, केंद्रीय मंत्रियों का फीडबैक भी था। उन सारे फीडबैक पर विस्तार से चर्चा किए होंगे, कौन क्या क्या कहकर आता है। पर भजन लाल शर्मा बेहद चतुर सुजान हो गए हैं। मैं पहले भी कहते रहा हूं कि ये अशोक गहलोत परंपरा के सिद्धहस्त नेता हैं। वो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद क्या है। पसंद है आप विकास कैसे कर रहे हो और विकास की रूपरेखा क्या है, जमीन पर आपने क्या क्या किया है इन 2 सालों में। और इसीलिए मदन राठौड़ से मुलाकात करने के फौरन बाद वो अधिकारियों के साथ बैठे और 1.5 साल की अपनी तमाम उपलब्धियों को वो फाइल में उतारे और उसे लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कि हमने राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को बेहद पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री क्या पसंद करते हैं भजन लाल शर्मा को पता था, इसीलिए वो पसंद बने। और उसके बाद वो निर्मला सीतारमण से भी मिले, आपने देखा ही शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। अब ये मुलाकातों के बाद, प्रधानमंत्री से मुलाकातों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला ही है और 14 नवंबर के बाद किसी भी वक्त राज्यपाल नए मंत्री बना सकते हैं या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले सकते हैं। तो क्या बड़े चेहरों में बदलाव होगा? हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए और कुछ को राजभवन भी भेजा जाए। पर भजन लाल शर्मा को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री हैंड देना चाहते हैं तो शायद उन्हें एक नई टीम बनाने का मौका दिया जाएगा। और ऐसा हुआ तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा का एक नया युग शुरू होगा। मगर सनद रहे कि अभी भी बीजेपी के दफ्तर और उसके आसपास बीजेपी के नेताओं में एक भयंकर बेचैनी है, और बेचैनी यह है कि व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे हैं जैसा कि अशोक गहलोत सरकार में हो रहे थे, और जो सिरफटौल बीजेपी के अंदर है वो शायद फिलहाल अभी कांग्रेस में भी नहीं है। अब बताइए, राज्य के एक मंत्री पहुंच जाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दुर्लभ जी अस्पताल में और वहां कहते हैं कि सरकार की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, कैबिनेट का एक मंत्री कुछ कहे तो ये सरकार का मंतव्य होता है, यानी सरकार की निगरानी ठीक ठाक नहीं है। ये ऐसे समय में बयान आया जब भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे थे। वो तो ठीक है, भजन लाल शर्मा देखिए किस्मत के तगड़े हैं, मजबूत हैं, तभी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इसीलिए उन्हें मरा हुआ विपक्ष मिला है जो ट्विटर सोशल मीडिया विपक्ष है। कांग्रेस का नाम क्या है? मीडिया के बयानबाजी और सोशल मीडिया के ट्वीट। इसके अलावा राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जो है वो बीजेपी के अंदर ही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता या फिर हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब 29 अक्टूबर को उनकी रैली होनी है बीकानेर में, और बीकानेर से वो एक रणभेरी बजाएंगे। उन्होंने नारा भी दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर चूक गए तो समझ जाना तुम चूक जाओगे, क्योंकि मैं चूक जाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, हमला यह कहकर बोला है कि भजन लाल शर्मा ने उन अधिकारियों को लगाया है अपनी सरकार के रुतबे को संभालने के लिए जो अशोक गहलोत सरकार को बचाने में लगे थे, चलाने में लगे थे। ये एक बड़ा हमला है जो विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के एक दूसरे नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का संघर्ष विराम हुआ है, ऐसा लग रहा है, झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी लपेटा और कहा कि किसान
खेत में खाद नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने संदेह भर दिया है कि नकली हो सकता है। पर ये डॉक्टर साहब का अच्छा कदम था। मैं था उस समय जब वो खाद पर छापे डाल रहे थे। पर देखिए, दो सोशलिस्ट नेता जो हैं, जो जनता से जुड़े हुए नेता हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा है, बजाय कि कांग्रेस और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए थी। यह भी लोकतंत्र का एक सुखद संकेत है। पर जो सुन रहा था मैं हनुमान बेनीवाल को, ऐसा लग रहा था कि अभी वो कड़वाहट गई नहीं है जो डॉक्टर साहब ने उस दिन टीवी चैनल पर उनके प्रति जताई थी। हालांकि दोनों ने कहा था बीती ताय बिसार दे। पर 29 अक्टूबर पर हमारी नजर रहेगी कि क्या वही बीकानेर की भीड़ आती है जो उस समय आई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन से पहले, और क्या बीकानेर की धरती जो कांग्रेस और बीजेपी से अगुताई हुई है एक नई तरुणाई लेगी। हनुमान बेनीवाल का भी इंतजार करेंगे। पर लौट कर आते हैं वहीं कि अभी हालत बीजेपी की ऐसी है कि कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों की सूची तैयार है, संगठन महामंत्री जो हैं बीएल संतोष, उनकी मुहर भी लग चुकी है, मगर वो अपलोड नहीं हो रही है। आप समझिए, वो अपलोड नहीं हो रही है तो बीजेपी किस उहापोह में है। ऐसे प्रभारी बना लिए हैं कि उस प्रभारी को देखकर विपक्ष वाले नहीं, बीजेपी वाले डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होते थे, इनके लिस्ट लीक हो जा रही है, ये स्थिति है। अभी अंता का उपचुनाव चल रहा है, मगर भजन लाल शर्मा कब जाएंगे पता नहीं। महारानी वसुंधरा राजे के दर पे कौन कौन उन्हें मनाने जाएगा, तब वो जाएंगी पता नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें चुनाव की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए वो पाली गए हैं, 1 तारीख के बाद जाएंगे, वक्त मिलेगा तो अंता। वहां पर मोरपाल सुमन अकेले ही लड़ रहे हैं। पर भजन लाल शर्मा से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मुलाकात करके आए हैं, पत्रकार भी आजकल मुख्यमंत्रियों से या बड़े नेताओं से डरते डरते सवाल पूछते हैं। पहले वाली वो बात नहीं है, मगर पूछा था। सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, दिल्ली का दौरा तो राजस्थान के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य मिलकर के प्रदेश का हर विभाग में जो आवश्यकता होती है उनके लिए हम यहाँ आते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में हर क्षेत्र जो आवश्यक हैं वो विकास के लिए जो हम सहयोग चाहते हैं, हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से वो सहयोग करती है। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर लगातार विकास के काम। प्रवासी सम्मेलन और जो अभी इनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, मगर इसका जवाब भी इन्होंने ऐसे दिया है। फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत घुटे हुए नेता हैं, नए नवेले नहीं हैं। अगर आप इन्हें नए नवेले नेता कहते हैं तो अपनी सूझबूझ को दुरुस्त कर लीजिएगा। इनके चेहरे पर भाव नहीं आता है जो कुछ उनके साथ हुआ होता है। ये ऐसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो भाव छिपा नहीं पाते, मगर भजन लाल शर्मा छिपा जाते हैं। पर जिस तरह से वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप जो विरोधी हैं उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे पता नहीं, जिस दिन से बने हैं लोग इनकी पर्ची बदल रहे हैं, कईयों की पर्ची बदलने वाली है। पर लौटते हैं अंता उपचुनाव को लेकर। अंता उपचुनाव में जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, और पहली बार अंता उपचुनाव में ये पता नहीं लग पा रहा है कि अंता में अंतिम फैसला क्या होगा। सट्टा बाजार को देखें तो सट्टा बाजार कह रहा है कि प्रमोद जैन भाया का भाव 30 पैसे से लेकर 40 पैसे है, यानी कि वो चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने अपना सर्वे कराया है, उसमें कहा गया कि 4000 से फिलहाल 5000 से मोरपाल सुमन आगे हैं। नरेश मीणा की टीम कह रही है, ये इस भीड़ को देखिए, ये नरेश मीणा की भीड़ है कि नरेश मीणा का कारवां लगातार बढ़ रहा है। वो न केवल प्रमोद जैन भाया के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं,
बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगा रहे हैं। हमारी रिपोर्टर आंचल भी घूम रही है अंता के इलाके में और हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आप 10 लोगों से मिलें तो 9 की राय 3-3 करके बटी हुई है। 3 प्रमोद भाया, 3 मोरपाल सुमन और 3 नरेश मीणा। जो 10वां है, जो खामोश है, वही फैसला करेगा कि 10वां वोट किस में जुड़ेगा, यानी 4 किसका होगा। यह स्थिति है वहां पर एक पहले दिन से माहौल बनाया हुआ है प्रमोद भाया ने कि वो चुनाव जीत रहे हैं और नरेश मीणा की बेचैनी बढ़ जाती है जब कहीं से उन्हें लगता है कि प्रमोद भाया चुनाव जीत सकते हैं। उनका पहला जो एम है वो प्रमोद भाया को हराना है और यही कहकर चुनाव में गए भी हैं और वोट बैंक में वो सेंध लगा चुके हैं, आदिवासी वोट बैंक में। मगर कितने मुस्लिम वोट को वो अपनी तरफ लेते हैं और सबसे बड़ी बात है कितने बैरवा या फिर एससी वोट को अपने पास ला पाते हैं, यही उनकी पूंजी होगी। पर इसके लिए उन्हें अपना चुनाव बिगाड़ना नहीं होगा। मैं तो सुना नहीं, कोई लोग कहते हैं कभी वो किसी के पत्नी के बारे में बोल देते हैं प्रमोद भाया के, कभी प्रमोद भाया के बारे में बोलते हैं। अब ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने वायरल कर रखा है जिसमें अगर कोई कह देता है कि हम अपने मन से देंगे वोट तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए। चुनाव में इस तरह कई बार परिस्थितियां आती है और अपने आवाज को वो कह रहा है कि आपके कहने से हम वोट नहीं देंगे, किसी कहने से वोट देंगे। उसके बाद वो माइक लेते हैं, उसके मुंह में डालते हैं, फिर कहते हैं दारू पी कर आया। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं, तभी तो चुनाव हो रहा है और ऐसे में अपने दिमाग को ठंडा रखकर ही आप चुनाव में जा सकते हैं। अभी इतने दिन बचे हैं, 10 दिन से ज्यादा का वक्त है और कई लोग कह रहे हैं कि क्या पता नरेश अपना चुनाव खराब कर ले गुस्से में। इस पर उन्हें काबू रखना होगा, वरना वहां पर प्रमोद भाया या फिर मोरपाल सुमन डराने में सफल हो जाएंगे कि देखो नरेश का व्यवहार क्या है, क्योंकि ये वीडियो उनके विरोधी भेज रहे हैं और ये जनता को बता रहे हैं। इस बात को ऐसी बात नहीं कि नरेश मीणा समझ नहीं रहे हैं, इस वीडियो में वो कह भी रहे हैं कि मोबाइल बंद करो सब अपना। मगर प्रमोद भाया भी घुटे घटाए नेता हैं और ये जानते हैं उस इलाके में चुनाव कैसे जीतना है। कई लोग तो कह रहे हैं कि इतना पैसा प्रमोद भाया खर्च करेंगे कि वोट बह जाएगा इनकी तरफ। पर वाकई में बीजेपी को लगता है कि हमारा अरिथमेटिक जो है वो अंकगणित है, वो हमारे साथ है। जैसे जैसे नरेश मीणा मजबूत होंगे, प्रमोद भाया कमजोर होंगे और बीजेपी के चांस बढ़ेंगे। जब बीजेपी खुद ये मान के चल रही है कि हम 3 से 4 हजार या 5 हजार वोट से आगे हैं, तो इसका मतलब फाइट है और जबरदस्त फाइट है। वहां पर कोई भी चुनाव जीत सकता है, हार सकता है। मोरपाल सुमन जो है रात के अंधेरे में घोड़े पर बैठ के घूम रहे हैं। ये सब दृश्य चुनाव में खूब देखने को मिलते हैं। आप देखे होंगे किस तरह छाता लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं बारिश में नरेश मीणा, तो किस तरह से ये मोरपाल सुमन जो हैं घोड़े पर घूम रहे हैं। वोटरों को रिझाने का एक नया नया तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों। देखिए मोरपाल सुमन से अच्छा कैंडिडेट वहां बीजेपी के लिए कोई हो भी नहीं सकता था, जो एक ऐसा व्यक्ति हो जो कहा जा सके कि ये सीधा सा व्यक्ति है, इसे वोट दे दो। और मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि नरेश मीणा और मुझ में मुकाबला है। प्रमोद भाया के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रमोद भाया में मुकाबला है। नरेश मीणा के लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी और नरेश में मुकाबला है, प्रमोद भाया तीसरे पर जाएंगे। पर मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे जो रिपोर्टर घूम रहे हैं, पहली बार नरेश मीणा एक विकल्प के रूप में वहां पर उभरे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं दोनों को देख लिया, एक बार इसको देखेंगे। यानी कि पहले जब चुनाव होते थे तो ये स्थिति होती थी कि 10 में से 7 एक तरफ होता था और 3 एक तरफ। इस बार ऐसी स्थिति है कि 3-3-3 हो गया है, 9 जो है बिल्कुल बटे हुए हैं बराबर हिस्से में और एक को फैसला करना है। वो फैसला क्या करेगा, कब करेगा, इसके लिए ये जो अगला 12-13 दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट बना दी है जिनमें चित्तौड़गढ़ के निर्दलीय विधायक आक्या को भी वहां पर रखा गया है, क्योंकि वोट बैंक वहां अच्छा है।
चंद्रभान सिंह आक्या जो हैं वो सीपी जोशी जो पूर्व अध्यक्ष थे और उनसे झगड़ा होने की वजह से निर्दलीय बने हैं, तो अपने जो पूर्वोत्तर का होता है पद पर बैठा हुआ, उससे ऐसे ही 36 का आंकड़ा होता है। इसलिए बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो उन्होंने चंद्रभान सिंह आक्या को टीम में रखा है और जो नई टीम बनाई गई है वसुंधरा राजे से पूछकर बनाई गई है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दुष्यंत सिंह। मगर फिर कह रहा हूं कि दुष्यंत सिंह के बूते की बात नहीं है, वहां पर चुनाव जिताना बिना महारानी के आय पार नहीं पड़ेगा। भजन लाल शर्मा वहां 2-4 सभाएं करेंगे, मगर उनकी सभाओं से कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगी तो महारानी ही, वो आएंगी नहीं आएंगी, मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि अभी तक उनके सवालों का उत्तर कोई नहीं दे पाया है कि कंवरलाल मीणा को अभयदान क्यों नहीं मिला। नरेश की टीम ने कंवरलाल मीणा से संपर्क किया था, उन्होंने कहा था मैं तो अस्पताल में हूं, यानी जेल से अस्पताल में शिफ्ट कर गया है। नेता इतनी सहूलियत तो पाई जाते हैं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मगर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि पिछली बार कंवरलाल मीणा के लिए नरेश मीणा ने मदद की थी। पर अभी ये मामला पूरा फंसा हुआ है वहां पर, और आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी। मगर सट्टा बाजार प्रमोद जैन भाया के साथ है, अभी भी फलौदी का सट्टा बाजार जो है और शेखावटी का सट्टा बाजार, दोनों प्रमोद जैन भाया को आगे बता रहा है। नरेश मीणा के लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा के लोग सट्टा बाजार से नहीं जुड़े हुए हैं, वो गांव गुरबे और गरीब लोग हैं जो एक बड़े वोट की ताकत में निकल रहे हैं, और बीजेपी अपने उम्मीदवार को आगे आज के दिन में मान के चल रही है। उनका कहना है चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आगे निकलेंगे। पर प्रमोद जैन भाया की माया की ताकत के बारे में वहां पर बहुत चर्चा है कि उनकी भाया की माया जब निकलेगी तो वोटरों की भाषा बदल जाएगी। अब कितनी बदलती है पता नहीं, पर अंततः उपचुनाव को लेकर जो अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अब बारी कांग्रेस की। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली गई है, ऐसा कहा जा रहा है, और जिन नामों पर कोई मतभेद नहीं है उनकी सूची अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। अब जब यह कहा गया कि नेताओं से संपर्क किए बिना निरपेक्ष रूप से सूची तैयार करके भेजी जा रही है, तो फिर इतनी ज्यादा लॉबिंग क्यों हो रही है? हर तरफ से केसी वेणुगोपाल से बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए भी बड़े नेताओं ने अपने नाम भेजे हैं। जो बात कही जा रही थी कि पता नहीं कांग्रेस में सुधार होगा या नहीं होगा, अगर बड़े नेता सहमत हैं कुछ नामों पर, तो इसका मतलब घूम फिर कर वही नाम आने वाले हैं। जो ये बात कही जा रही थी कि उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार करीब 70% युवा जो हैं वो जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, उस पर संदेह पैदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस बदली थी तो उसमें 90% युवाओं को लेकर आया गया था और एक पूरे कलेवर को बदलते हुए नई कांग्रेस आई थी। राहुल गांधी उसे जीने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जब एक बार कांग्रेस पूरी तरह से, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस आई थी तो बदली हुई कांग्रेस आई थी जिसमें करंट था, कुछ बदलने की चाहत थी, उस कांग्रेस को फिर से पैदा करना चाह रहे हैं। मगर उस दौर में जो युवा शामिल हुए थे, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो बदलाव के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से यह संघर्ष चल रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा के बाद जब नाम तय होने हैं तो फिर कहा जा रहा है सचिन पायलट से भी बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत से भी बातचीत हो रही है। तो सारे बड़े नेताओं से बातचीत करके ही फैसला करना है, तो फिर फैसला कैसे होगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम ने एक अलग लिस्ट तैयार की है। वो कैसे तैयार हुई है? फोन से बातचीत करके तैयार हुई है, सर्वे करके तैयार हुई है। राहुल गांधी ने जो कुछ नाम तय किए हैं वो नाम भी जिलों में बैठाए जाएंगे। अब ये जिलों में नाम आने के बाद पता चलेगा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई वाला तो हाल नहीं होने जा रहा है जिलों में कांग्रेस का, जहां पर आपस में इतने गुट बन जाएंगे कि फिर बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव में ज्यादा जोर लगाने का। इस चीज को कांग्रेसियों को ध्यान में
रखना होगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया व्यक्ति बैठाया जाएगा, उस पर भी फैसला जिलाध्यक्षों के चयन के बाद ही होना है। इसलिए कांग्रेस के लिहाज से भी बिहार उपचुनाव के बाद बदलाव का फैसला बड़ा होने वाला है और बीजेपी कहा जा रहा है कि राजस्थान में पार्टी और सरकार दोनों में बिहार उपचुनाव के बाद बड़ा बदलाव होगा। अंततः उपचुनाव खत्म होते ही राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। बड़े नेता समेत छोटे नेताओं को पद बांटे जाएंगे और इंतजार नहीं किया जाएगा। मगर दूसरी बात यह है कि संगठन कह रहा है कि अभी रुकना चाहिए और जो स्थानीय चुनाव होने हैं नगर निगम के, पंचायतों के, नगर पालिका के, उसके बाद तय होनी चाहिए कि किसको क्या पद दिया जाएगा। यानी विलंब राजनीतिक नियुक्तियों के कुछ हलकों में हो सकती है, बड़े नेताओं को पद दिया जा सकता है। इस बीच एसओजी से आज एक प्रेस विज्ञप्ति आई। मैंने खोला तो लगा कि हो सकता है पेपर लीक के बारे में कुछ जानकारी होगी, मगर वहां से एमएन दिनेश की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जगदीप सिंह उर्फ जग्गी को अमेरिका में पकड़ा गया है और उसे भारत लाया जा रहा है। एमएन दिनेश जो एंटी टेररिस्ट गैंग एटीएस टास्क फोर्स के हेड बनाए गए हैं, वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। एसओजी के मीडिया ग्रुप में उनकी अब विशाल बंसल की तरफ से क्या प्रेस विज्ञप्ति आती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच तो एक तरह से खत्म ही हो गई। अब जब कहा जा रहा है कि बहुत सारे इसमें पेपर लेकर बने हैं तो उनको पकड़ना भी चाहिए। जिस परीक्षा को लेकर जगदीश बिश्नोई गिरफ्तार हुआ था, जेईएन परीक्षा, उसकी जांच शुरू नहीं हो पाई। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 इसकी जांच वीके सिंह शुरू करके गए थे, उसका क्या होगा पता नहीं। विशाल बंसल कितने मनोयोग से वहां काम करते हैं और क्या फ्री हैंड मिलता है। आनंद श्रीवास्तव क्या एटीएस और एसओजी दोनों के हेड बनाए गए हैं, कहां बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्टिंग इन दोनों की होगी या फिर कोई अलग से वो अपना टीम बनाएंगे। अभी पुलिस में बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तरह से वीके सिंह के जाने से ब्रेक लगा है पेपर लीक को लेकर। हम इंतजार करेंगे कि एसओजी के मीडिया ग्रुप में पेपर लीक को लेकर भी कोई खबर आए, क्योंकि राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हुआ वो मामला है जिस पर हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।